नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए पढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं उत्प्रेरक, यानी कि चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। दोस्तों बता दें कि इसको हम लोग 3 भाग में बांटे थे इस चैप्टर को, मतलब कि इसमें 3 चीजें पढ़ना है, अधिशोषण, अवशोषण और शोषण। ये एक चीज हो गया जो कि पृष्ठ रसायन से संबंधित है और जो कि किसी भी पदार्थ की सतह पर होने वाली घटना है। तो एक ये हो गया अधिशोषण, अवशोषण और शोषण। दूसरा चीज हम लोगों को पढ़ना था उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक में आप देख रहे हैं कि हम इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताए हैं कि कौन कौन से उत्प्रेरक जो कि अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग अभिक्रियाओं में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक में ये अगली वीडियो है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलेन, यानी कि 3 चीजें कौन कौन हो गई, एक किसी पदार्थ के सरफेस पर होने वाली घटना यानी कि अधिशोषण, अवशोषण और शोषण। दूसरा चीज उत्प्रेरक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, कोलाइडी अवस्था। तो दूसरा चीज हमारा चल रहा है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक को आप लोग जानते होंगे, पहले भी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उत्प्रेरक क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब केमिस्ट्री में होने लगती है तो वह या तो धीरे धीरे होगी या तो तेजी से होगी। देखिए, धीरे धीरे अगर होगी तो उसे हम लोग कहते हैं स्लो रिएक्शन या मंद रिएक्शन या आणविक अभिक्रियाएं, ठीक है। अगर फास्ट रिएक्शन होगी तो उसको हम लोग कहते हैं आयनिक अभिक्रियाएं या फिर हम कहते हैं तीव्र अभिक्रियाएं, ठीक है, या फास्ट रिएक्शंस। तो दोस्तों बता दें कि ये उत्प्रेरक क्या करता है। अगर मान लीजिए कोई अभिक्रिया धीरे धीरे हो रही है तो ये उत्प्रेरक उस अभिक्रिया को तेज कर सकता है। अगर कोई अभिक्रिया बहुत तेजी से हो रही है तो उसको यह उत्प्रेरक कम कर सकता है, यानी उसके वेग को कम कर देगा और वो अभिक्रिया धीरे धीरे होने लगेगी। मतलब कोई भी अभिक्रिया धीरे से हो या तेजी से हो, उसको कंट्रोल करने का पावर किसके पास होता है, उत्प्रेरक के पास, ठीक है। दोस्तों यह उत्प्रेरक हम लोग जो पढ़ रहे हैं यह कोई रासायनिक पदार्थ होगा, कोई भी पदार्थ हो सकता है, या ठोस अवस्था में होगा या गैसीय अवस्था में होगा या द्रव अवस्था में हो सकता है। दोस्तों बता दें कि अगर कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसीय पदार्थ अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को अगर कम कर दे या घटा दे या बढ़ा दे या कुछ भी परिवर्तित कर दे, तब हम उसे क्या कहेंगे, उत्प्रेरक। सबसे पहले समझेंगे उत्प्रेरक है क्या। दोस्तों बता दें कि उत्प्रेरक कोई भी ऐसा बाहरी पदार्थ हो सकता है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैसीय हो, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो घटा दे या तो बढ़ा दे या उसकी दर को परिवर्तित कर दे, तो वही पदार्थ क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक। यानी कि कैटालिस्ट हमेशा किसी न किसी रिएक्शन पर ही काम करता है और उस रिएक्शन की दर को, रेट को या तो घटा देगा या तो बढ़ा देगा या उसके अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देगा। वही पदार्थ क्या कहलाता है, उत्प्रेरक। और अगर उत्प्रेरक की वजह से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, तब हम इस घटना को क्या कहेंगे, उत्प्रेरण या कैटालिसिस, ठीक है। दोस्तों आपसे 2 चीजें बार बार पूछी जाएंगी, कैटालिस्ट और कैटालिसिस में क्या अंतर है। तो आप बोलेंगे जिसकी वजह से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर बदलती है उसको उत्प्रेरक कहते हैं, और अगर अभिक्रिया की दर बदल गई तब हम उसे क्या कहेंगे, उत्प्रेरण यानी कि कैटालिसिस। अब बात आती है कि यह उत्प्रेरण या उत्प्रेरक कितने तरह का होता है, ठीक है। देखिए, अगर आप अच्छे से नॉलेज रखना चाहते हैं इस चैप्टर का तो आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़ना होगा। दोस्तों इतनी चीजें हैं, इतने में से ही पेपर में आना है, कोई भी चीज पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं उत्प्रेरक कितने प्रकार का होता है। देखिए, उत्प्रेरक को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट अगर हम पढ़ेंगे तो कैटालिस्ट को 2 भागों में बांटते हैं। किस आधार पर बांटते हैं, एक भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि उत्प्रेरक किस अवस्था में है। उत्प्रेरक अगर ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में या गैसीय अवस्था में है तो उस आधार पर हम 2 भागों में उत्प्रेरक को बांट सकते हैं। एक समांगी उत्प्रेरक यानी कि होमोजेनियस कैटालिस्ट, और दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरक यानी कि हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट। चलिए परिभाषा भी जान लेते हैं, किस उत्प्रेरक को आप कहेंगे, समांगी उत्प्रेरक। देखिए, उत्प्रेरक आप जानते हैं उत्प्रेरक किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया पर काम करेगा, तो समांगी उत्प्रेरक किसे कहेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए यह अभिक्रिया है N2 + 3H2 और ये रिएक्शन हो रही है। जब रिएक्शन होगी तो ये बनेगा अमोनिया, यानी अमोनिया बनाने की इस विधि को कहते हैं हैबर विधि। क्या कहते हैं दोस्तों, हैबर विधि। और बता दें कि इस तरह से जब हम लोग अमोनिया को बनाते हैं तो इसमें एक उत्प्रेरक लगाते हैं आयरन। यह आपको हमेशा याद रहना चाहिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें देखना क्या है, देखिए इसमें उत्प्रेरक कौन है, Fe यानी कि आयरन। उसका ओरिजिनल नाम क्या होता है या लैटिन नाम होता है फेरम, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, अभिकारक है, हाइड्रोजन क्या है, अभिकारक है, यह अमोनिया का सूत्र है, रासायनिक सूत्र, और ये क्या है, यह उत्पाद है, और इसमें ये क्या है, यह उत्प्रेरक है। अब देखना यह है कि यह अभिकारक किस भौतिक अवस्था में है, यानी कि ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है, तो ये गैस है। इस गैस को हम लोग बगल में ऐसे लिख सकते हैं जी फॉर गैस, और ये प्लस है, ये क्या है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये भी किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। अब दोस्तों यह गैस हो गया, यह गैस हो गया, यानी कि दोनों अभिकारक किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। और ये अमोनिया ये क्या होती है, यह भी गैस होती है, इसलिए ये भी किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। अगर ब्रैकेट में जी लिखा है इसका मतलब क्या है, वो गैसीय अवस्था में है। और ये जो उत्प्रेरक है वो कौन है, आयरन है। आयरन किस अवस्था में होता है, ये तो ठोस होता है, ये तो ठोस होता है, यानी कि इसके लिए ब्रैकेट में हम लोग यस लिख देंगे, यस फॉर हो गया सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में गैसीय अवस्था में है, लेकिन यह उत्प्रेरक किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तब हम ऐसे ही उत्प्रेरक को क्या कहेंगे, ऐसे ही उत्प्रेरक को कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरक। लेकिन अगर गैसीय उत्प्रेरक आ जाए तब हम उस उत्प्रेरक को क्या कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, उससे कहेंगे समांगी उत्प्रेरक। यानी कि अगर हम उत्प्रेरक को किससे दिखाते हैं, सी से, और ये उत्प्रेरक कैसा हो, गैसीय हो, तब हम इस उत्प्रेरक को क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरक। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पर कौन सा उत्प्रेरक है, अगर आयरन है, ठीक है, तो ये कौन सा उत्प्रेरक हो गया, विषमांगी। ठीक है, विषमांगी हो गया। और ये किस अवस्था में है, सॉलिड। परिभाषा क्या बन गई आपकी, परिभाषा क्या बन गई आपकी, कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो, तब हम उस उत्प्रेरक को क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरक। लेकिन इस अभिक्रिया में अभिकारक जिस भौतिक अवस्था में है, क्या उत्प्रेरक भी उसी भौतिक अवस्था में है, नहीं, तब हम इस उत्प्रेरक को क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए यह है सल्फर डाइऑक्साइड, दुनिया की नंबर 1 की प्रदूषण फैलाने वाली गैस है, जिसको अब हम लोग क्रैकिंग गैस कहते हैं। यह है सल्फर डाइऑक्साइड, और इसकी अभिक्रिया जब हम लोग ऑक्सीजन से कराते हैं तब क्या बनता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ट्राई मतलब होता है 3, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब देखिए जब यह सल्फर डाइऑक्साइड है ना, और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है ना, तब ये बनता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। यह जब अभिक्रिया होती है तो इसमें एक उत्प्रेरक लगाते हैं, वह उत्प्रेरक कौन है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ये उत्प्रेरक कौन है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि यह जो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक है, यह समांगी है कि विषमांगी है, तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि यह सल्फर डाइऑक्साइड कैसी है, यह गैसीय अवस्था में है, यानी कि गैस है। और ये ऑक्सीजन किस अवस्था में है, गैसीय, यानी कि ये भी गैस है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड किस अवस्था में है, गैसीय, यानी कि ये भी गैस है। और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, गैस है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो उत्प्रेरक है जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कह रहे हैं, वो किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। यानी कि इसकी भौतिक अवस्था और इन अभिकारकों की भौतिक अवस्था इस प्रक्रिया में सेम है, समान है, एक समान है। इसलिए ऐसे उत्प्रेरक को क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरक। बताइए जरा सा समझ में आया कि नहीं आया। मतलब यहां जो अभिक्रिया हम लोग लिख दिए, इसमें जो उत्प्रेरक वो विषमांगी उत्प्रेरक हो गया, और यहां पर जो उत्प्रेरक हो गया वो कौन सा उत्प्रेरक हो गया, समांगी। दोस्तों बता दें कि यहां पर इस अभिक्रिया में 2 उत्प्रेरक काम करते हैं, एक प्लेटिनम भी काम करता है, प्लेटिनम ठोस होता है। अगर प्लेटिनम आप दिखा देते हैं इस अभिक्रिया में तो प्लेटिनम विषमांगी उत्प्रेरक हो जाता है, और अगर यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड दिखा देते हैं तब वो कैसा हो जाएगा, समांगी उत्प्रेरक। यानी यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें लगे हुए उत्प्रेरक समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार के हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। पेपर में यह अभिक्रिया थोड़ी अलग तरीके से पूछी जाती है, घुमा फिरा के पूछी जाती है, जिससे कि आप थोड़ा सा उलझ जाएं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं कि आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई। आगे आइए देखते हैं ये समांगी विषमांगी के अलावा उत्प्रेरक और कितने तरह का हो सकता है। देखिए कार्यशीलता के आधार पर, यानी कभी कभी ये उत्प्रेरक ना किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है,
और कभी कभी घटा देता है। अगर उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे तब हम उसे क्या कहेंगे, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव कैटालिस्ट। और अभिक्रिया की दर का बढ़ जाना क्या कहलाता है, धनात्मक उत्प्रेरण। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा दे, भाई पंखा और बढ़ा दीजिए जरा। ठीक है, अगर कोई उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा दे तब हम उस उत्प्रेरक को क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक मतलब कम करना, घटा देना। ठीक है, और अभिक्रिया की दर का घट जाना क्या कहलाता है, नेगेटिव कैटालिसिस यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरण। देखिए अब ये धनात्मक उत्प्रेरक कहाँ है, उसकी कोई एग्जांपल तो देंगे ना। तो देखिए ये दे सकते हैं कि 2SO2 प्लस O2 और यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड लगा के बोल सकते हैं कि 2SO3 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, और ये भी दे सकते हैं कि N2 प्लस 3H2 और आयरन उत्प्रेरक लगा के दिखा सकते हैं 2NH3। ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके लिए हैं, धनात्मक उत्प्रेरण और धनात्मक उत्प्रेरक के लिए हैं। यानी इन दोनों ही अभिक्रियाओं में प्रयुक्त उत्प्रेरक दोनों ही धनात्मक उत्प्रेरक हैं, याद रखिएगा। और ये रिएक्शन हम क्यों आपको दे रहे हैं, क्योंकि यही रिएक्शंस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब इसमें देखिए आपको समझना पड़ेगा कि क्लोरोफार्म को लिख दे रहे हैं, इनको शब्द समीकरण कह सकते हैं आप। क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl3 और इनको 2 बार लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन लिखने के लिए आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा बैलेंसिंग का मामला होता है। और जब इस क्लोरोफार्म को आप ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे दोस्तों, जब ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो COCl2 नाम का, फास्जिन नाम का गैस बनता है। ठीक है, और यही गैस क्या हो जाएगा, यही गैस क्या होता है, अगर आप सूंघ लेंगे ना तो बेहोश हो जाएंगे, और ज़्यादा आपको सुंघा दिया जाए तो आप मर भी सकते हैं। यानी कि यह फास्जिन नाम की जो गैस है ना, ये विषैली गैस होती है। और बता दें कि यहाँ पर देखिए क्लोरोफार्म द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में पाई जाती है। क्लोरोफार्म को ना रंगीन बोतल में भरकर रखा जाता है। जब क्लोरोफार्म को रंगीन बोतल में भर के रखते हैं तब उसमें एथिल एल्कोहल मिला देते हैं। एथिल एल्कोहल काहे मिलाते हैं भाई, एथिल एल्कोहल इसलिए मिला देते हैं कि यह ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। मतलब कि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होने देगा, किसकी, क्लोरोफार्म की। मतलब यह एथिल एल्कोहल क्लोरोफार्म को ऑक्सीकृत नहीं होने देगा। ठीक है, नहीं होने देगा, तब फास्जिन गैस आपकी नहीं बनेगी। इसीलिए क्लोरोफार्म को हमेशा रंगीन बोतल में भर कर रखा जाता है और उसमें एथिल एल्कोहल भी कुछ मात्रा में मिला दिया जाता है, ताकि गलती से भी यह क्लोरोफार्म हवा के साथ अभिक्रिया ना करे। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब यह एथिल एल्कोहल इस क्लोरोफार्म के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। यह अभिक्रिया बहुत बार पूछी गई है, या ऐसे भी पूछा गया कि क्या कारण है कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में भरकर रखते समय उसमें एथिल एल्कोहल की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। दूसरी चीज आपसे पूछ ली जाती है कि जब H2O2 को भरकर रखा जाता है उसमें ग्लिसरीन की कुछ मात्रा क्यों मिलाई जाती है। तो ये देखिए हाइड्रोजन पराक्साइड है, और हाइड्रोजन पराक्साइड हमेशा हवा में जाने पर अपघटित होता है, हवा में जाने पर अपघटित होता है। ठीक है, जब अपघटित होगा तो इस अपघटन को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें ग्लिसरीन। क्या मिलाया जाता है, ग्लिसरीन। अगर ग्लिसरीन नहीं है तो क्या मिला सकते हैं, H3PO4। यानी कि यह ग्लिसरीन या यह H3PO4 हाइड्रोजन पराक्साइड के अपघटन को रोक देता है, रोक देता है। यानी कि यह ग्लिसरीन या फास्फोरिक एसिड इस हाइड्रोजन पराक्साइड के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर नहीं समझ में आती कोई चीज़ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स का दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, आपके स्वागत में तैयार है। ठीक है, चलिए स्व उत्प्रेरक क्या होता है, देखिए इसको स्वोत्प्रेरक भी कहते हैं, स्वोत्प्रेरक भी कहते हैं या स्वोत्प्रेरण भी कहते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई अभिक्रिया होती रहती है और उसी में कोई ऐसा पदार्थ बन जाता है कि उस पदार्थ के बनते ही उस अभिक्रिया की दर अपने आप बदलने लगती है, मतलब कम या तेज भी हो सकती है। मतलब जब कोई पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में बने और बनने के बाद उसी अभिक्रिया को कंट्रोल करने लगे, उसी अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करने लगे, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरक। जैसे देखिए CH3 COO C2H5, जब इसको पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, CH3 COOH
और C2H5OH। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, ये एस्टर कहलाती है, ये जल कहलाती है, मतलब एस्टर का जल अपघटन कह सकते हैं। और जब एस्टर का जल अपघटन कराते हैं ना तो एसिटिक अम्ल बनता है, और जैसे ही ये एसिटिक अम्ल बनता है, बनते ही इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करने लगता है। और चूंकि यह पदार्थ इसी अभिक्रिया में बनता है और इसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम भी करता है, इसलिए इस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? स्व उत्प्रेरक। और दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा स्वोत्प्रेरक। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, मान लीजिए कि एक आदमी छत को कूद के छू दे रहा है, ठीक, और दूसरा नहीं छू पा रहा है, दूसरा नहीं छू पा रहा है, ठीक है। तो अगर दूसरा वाला पहले वाले को देखकर कूद कर छत को छूने लगे, दूसरा वाला भी, तब हम दूसरे वाले को क्या कहेंगे? कि भाई वो प्रेरित हो गया है, वो पहले वाले से प्रेरित हो गया है, और अब जो नहीं छू पा रहा था वो भी कूद कर छत को छूने लगेगा। ठीक है, मतलब किसी दूसरे को देखकर अपने भी उस काम को करने लगना जैसे दूसरा कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरित हो जाना या मोटिवेटेड हो जाना। ठीक है, मतलब कि जब कोई अभिक्रिया अकेले ना हो, जैसे कि सोडियम आर्सेनाइट वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वहीं पर सोडियम सल्फाइड वायु में ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सोडियम आर्सेनाइट वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता है, लेकिन सोडियम सल्फाइड वायु में ऑक्सीकृत होता है। अब दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग जब हो रही थी तो एक नहीं हो रही थी, एक हो रही थी। अगर दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ मिला के दोनों को एक साथ ऑक्सीकृत कराया जाए तो दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। इसका मतलब कि जो अभिक्रिया पहले नहीं हो रही थी, एक साथ मिलाने से होने लगी, उसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? प्रेरित उत्प्रेरण। ठीक है, प्रेरित उत्प्रेरण। यानी यहाँ पे आपको दो रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। पहले सोडियम आर्सेनाइड को दिखाना पड़ेगा ASO3 प्लस इसका ऑक्सीकरण आपको दिखाना पड़ेगा। जब इसका ऑक्सीकरण दिखाएंगे तो ये क्या हो रहा था? कोई अभिक्रिया नहीं हो रही थी। ठीक है, और इसी तरह अगर सोडियम सल्फाइड को अगर देखेंगे SO3, ठीक है, और इसका अगर ऑक्सीकरण देखेंगे तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा था 2Na2SO4, ये हो रहा था। ठीक है, जब ये हो रहा था तो अब ये अभिक्रिया नहीं हो रही थी, ऊपर वाली, नीचे वाली हो रही थी। अगर दोनों को एक साथ मिला के अगर ऑक्सीकरण करा दें तो दोनों अभिक्रियाएं हो जाती थी। इसका मतलब कि सोडियम आर्सेनाइट का सोडियम आर्सेनेट में बदलना क्या कहलाता है? प्रेरित उत्प्रेरण का उदाहरण है। ठीक है, एक साथ आप दिखाएंगे। देखिए, अगर एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2Na2ASO3 प्लस 2Na2SO3, ठीक है, फिर इन दोनों को अगर दो ऑक्सीजन के साथ अगर मिला दें तो ये हो जाता है 2Na2SO4 प्लस 2Na2ASO4। ठीक है, देखिए, तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सारे चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, इसीलिए मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। अब आ गई है बात एंजाइम उत्प्रेरक। बहुत पूछा जाता है एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं, कि दो एंजाइम उत्प्रेरकों के नाम बताइए। ठीक है, जैसे आप देखिए कि हमारे शरीर में क्या होता है, भोजन जाता है तो धीरे धीरे पचने लगता है। जब भोजन पच जाता है तो हमको क्या मिलता है? अंदर ग्लूकोज मिलेगा, यानी कि पचा हुआ भोजन, यानी कि हमको ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज पचेगा। फिर जब ग्लूकोज पचेगा तो हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ऊर्जा मिलती है जो ATP में चली जाती है। फिर उसके बाद जल भी बनता है जो शरीर में इकट्ठा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, हमारे शरीर में अगर भोजन गया, सपोज करिए, तो भोजन में क्या क्या होते हैं? प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। उसको हमारी शरीर क्या करती है? पचा देती है। मतलब हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन को खोजकर पचाते हैं, जो भोजन में उपस्थित वसा को खोजकर पचाते हैं, जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को खोज के पचाते हैं। तो वे पदार्थ जो हमारे शरीर में या किसी भी जीव जंतु के शरीर में होने वाली अभिक्रियाओं को करवाते हैं, उनको क्या कहते हैं? एंजाइम उत्प्रेरक। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछा जाए कि किसी एक एंजाइम उत्प्रेरक का नाम बताइए, तो देखिए आप समझ सकते हैं लाइपेज एंजाइम। लाइपेज, एक बात और है, जिसके अंत में एज लगा हो, एज, हिंदी में इस तरह या अंग्रेजी में ASE, एज,
जिसके भी अंत में एज लगा हो वो क्या कहलाएगी, एंजाइम कहलाएगी। एंजाइम का नामकरण जब हम करते हैं तो अंत में एज ही लगाते हैं, ठीक है। लाइपेज, ठीक है, एमाइलेज, 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 ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी एंजाइम उत्प्रेरक हैं या एंजाइम हैं जो हमेशा किसी न किसी जीव जंतु के शरीर में होने वाली अभिक्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। देखिए डायस्टेज, डायस्टेज, ये अंत में क्या लगा, एज, डायस्टेज, इसका मतलब भी क्या है, एंजाइम। जाइमेज, जाइमेज, ये क्या है, ये क्या है, ये एंजाइम है। क्यों है, क्योंकि अंत में एज लगा हुआ है, ठीक है। इनवर्टेज, इनवर्टेज, ये क्या है, एंजाइम है। सबका अपना अलग अलग एक एक काम है, ठीक है। मतलब क्यों है ऐसा, देखिए ये जो एंजाइम है ना, यह शरीर में एक ही अभिक्रिया को करवाएगी, यह किसी दूसरे अभिक्रिया को नहीं करवाएगी। क्यों, क्योंकि सभी एंजाइमों के और सभी उत्प्रेरकों की क्रियाएं विशिष्ट होती हैं। यानी एक उत्प्रेरक किसी एक ही अभिक्रिया को परफॉर्म करेगा, एक एंजाइम किसी एक ही अभिक्रिया को परफॉर्म करेगी। इसलिए हम कहते हैं या कहा जाता है कि हर एक उत्प्रेरक या हर एक एंजाइम किसी विशिष्ट अभिक्रिया को ही संपन्न कराती है या पूरी कराती है, ठीक है। इसलिए उत्प्रेरकों और एंजाइमों की क्रिया अति विशिष्ट होती है, ठीक है। अब देखिए डायस्टेज एंजाइम क्या करती है, तो ये शरीर में स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करती है, यानी यह स्टार्च को माल्टोज में बदलती है, ठीक है। जाइमेज एंजाइम क्या करती है, ये ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलती है, यानी कि मीठे पदार्थों का किण्वन कराती है ये, ठीक है। एमाइलेज क्या करती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को भी पचाने का कार्य करती है। लाइपेज एंजाइम क्या करती है, ये वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का काम करती है, यानी कि वसा को पचाने का काम करती है, ठीक है। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करती है, सुक्रोज को जलावरण में काम आती है, सुक्रोज का जलावरण कराती है, यानी कि सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में बदलती है, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों इस तरह की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखिए अब ये उत्प्रेरकों के लिए कुछ विशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे मान लिए कि इस अभिक्रिया को कौन करवा रहा है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड करा रही है। इस अभिक्रिया को कौन करा रहा है, आयरन करवा रहा है। अगर मान लिया आयरन की तबीयत खराब हो जाए, अगर मान लिए आयरन की तबीयत खराब हो जाए, ये आयरन किस लिए आया था, ये आयरन आया था इस अभिक्रिया को पूरा कराने के लिए, लेकिन किसी कारणवश यह आयरन काम नहीं कर पा रहा है और इस अभिक्रिया को पूरा नहीं करवा पा रहा है, यानी कि इसकी तबीयत खराब हो गई है, ठीक है। यानी तबीयत खराब का मतलब क्या हुआ कि इसकी अभिक्रियाशीलता कम हो गई है। तो वे पदार्थ जो इसकी अभिक्रियाशीलता को बढ़ा सकें उसे हम क्या कहते हैं, वर्धक। यानी वह पदार्थ, परिभाषा क्या हो जाएगी प्रोमोटर या वर्धक की, वह पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की अभिक्रियाशीलता को बढ़ा दे उसे क्या कहते हैं, वर्धक। और जो पदार्थ किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर दे, ठीक है, या नष्ट कर दे, नहीं कम कर दे, नष्ट नहीं करे, कम कर दे, उसे क्या कहेंगे, संदमक इनहिबिटर। और जो पदार्थ किसी उत्प्रेरक की अभिक्रियाशीलता को खत्म कर दे, न कम करे न बढ़ाए बल्कि उसे नष्ट कर दे, वह पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की अभिक्रियाशीलता को नष्ट कर दे या वह पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक को नष्ट कर दे, क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक विष, कैटालिटिक पॉइजन कहलाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपसे, इन सब चीजों में जो छूट गया होगा चीज उसको लेके मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में भी कुछ खास चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो एंजाइम को अच्छे समझने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो पूरा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।